नमस्कार। आज के समारोह में उपस्थित सहकारिता मंत्रालय के सहकारिता सचिव, सहकारिता मंत्रालय माइटी तथा अन्य मंत्रालयों से आए वरिष्ठ अधिकारीगण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीएससी एसपीवी, विभिन्न फेडरेशन से आए हुए चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी, मीडिया कर्मी, विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए पैक्स के चेयरमैन, सेक्रेटरी, देश के विभिन्न कोनों से आए हुए पैक्स के कर्मचारी तथा पैक्स के सदस्य तथा अन्य मेंबर्स, अन्य प्रतिभागीगण, आप सभी का आज के समारोह में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस सत्र में सहकारिता मंत्रालय के द्वारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के मार्गदर्शन में जो विभिन्न इनिशिएटिव्स लिए गए उसके बारे में बताया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ है और उसके पश्चात पैक्स की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, पैक्स को पंचायत के लेवल पे एक इकोनॉमिकली वाइब्रेंट एंटिटी बनाने के लिए तथा पैक्स के स्तर पे रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और पैक्स के द्वारा वहाँ के जो फार्मर्स हैं उनको और भी सर्विसेज देने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिसे विस्तार में आगे बताया जाएगा। इसके साथ ही साथ सहकारी समितियों को इनकम टैक्स में भी छूट दी गई है, कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को भी राहत दी गई है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा डिफ़िकल्टीज फेस की जाती थी उसे भी जो है उसका भी निवारण किया गया है। 3 नई मल्टी लेवल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि एक्सपोर्ट, सीड और ऑर्गेनिक के क्षेत्र में स्थापित की गई है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। साथ ही साथ नया नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया गया है, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी बनाई गई है तथा नई यूनिवर्सिटी के ऊपर भी जो है हमारा काम चल रहा है। नेक्स्ट, तो जैसा हमारे बीच में आज देश में विभिन्न भागों से आए हुए पैक्स के चेयरमैन, मेंबर सेक्रेटरी मौजूद हैं, तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि मंत्रालय की तरफ से कई सारे कदम उठाए गए हैं पैक्स को प्रोत्साहित करने के लिए तथा पैक्स के द्वारा जो है उनकी एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, जिसमें पहला जो है वो है मॉडल बाईलॉज। इसमें सभी राज्यों से कंसल्टेशन करने के बाद में पैक्स के मॉडल बाईलॉज बनाए गए हैं और उन मॉडल बाईलॉज से 25 से अधिक नई गतिविधियाँ, नई एक्टिविटीज़ जो है पैक्स कर सकते हैं, जिसके तहत पैक्स अब जो है लॉन्ग टर्म लोन भी दे सकते हैं, पैक्स भंडारण की एक्टिविटी कर सकते हैं, पैक्स एलपीजी तथा गैस का वितरण का कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आज सीएससी की सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है, वो सेवाएं भी पैक्स दे सकते हैं। डेयरी और मात्स्यिकी के जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी पैक्स के द्वारा किया जा सकता है, जहाँ पर कि ये एक्टिविटीज़ अभी नहीं चल रही हैं। इससे जो है पैक्स का कारोबार बढ़ेगा, उनका इनकम बढ़ेगा और साथ ही साथ जो फार्मर्स हैं उनके इनकम में भी बढ़ोतरी आएगी। गांव के स्तर पे रोजगार के साधन भी जो है उत्पन्न होंगे। जो दूसरा इनिशिएटिव है वो है कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैक्स को लेकर, जहां पर कि पूरे देश भर में करीब 63,000 पैक्स को कंप्यूटरीकृत किया जाएगा और ऑलरेडी पिछले 1 साल में ही 60,000 से अधिक पैक्स के कंप्यूटरीकरण के प्रस्ताव को हमने मंजूरी दे दी है। इसके तहत सभी पैक्स को हार्डवेयर की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, सभी पैक्स को कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस, इंटरनेट सेवाएं इत्यादि जो है प्रोवाइड की जाएगी, जो कि अगले 2 से 3 महीनों में ही उन्हें दी जाएगी। और उसके साथ साथ जो ऑडिट, अकाउंटिंग की जो समस्या होती थी वो भी ऑनलाइन माध्यम से हो सकेगा और जो पैक्स के साथ जो मेंबर्स जुड़े हुए हैं वो भी घर बैठे मोबाइल पे अपने अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। इसके लिए ट्रेनिंग का कार्य भी स्टार्ट हो चुका है और डीसीसीबी के माध्यम से, सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से पैक्स के सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इससे जो है गांव के स्तर पे पैक्स अब डिजिटल हो पाएगा और अपनी सेवाओं को सुगमता से दे पाएगा। नेक्स्ट, सरकार ने अगले 5 वर्षों में 2 लाख नई समितियां, जो प्राथमिक समितियां हैं, डेयरी, मात्स्यिकी तथा पैक्स, उनके गठन का जो है निर्णय लिया है, जिससे कि ग्रामीण स्तर पर रोजगार बढ़ेगा तथा लोन, कारोबार इत्यादि के लिए गांव के लोगों को पैक्स और पंचायत के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी सर्विसेज उन्हें गांव के लेवल पे ही मुहैया की जाएगी, जिसके लिए कि प्रथम चरण में सभी जो 1 लाख पैक्स हैं उन्हें बहुआयामी बनाने के लिए जो उनके बाईलॉज है, उसका जो पैक्स के जो एजीएम है उसके तहत सितंबर तक जो है उन्हें बहुआयामी बनाने का जो है हमारा कार्य जो है पूरा हो जाएगा। और साथ ही साथ जो डेयरी कोऑपरेटिव्स है उनको भी मल्टीपर्पज़ बनाया जाएगा, जिससे कि गांव के स्तर पे, पंचायत के स्तर पे जो हमारी सहकारी समितियां होती हैं उसका सुदृढ़ीकरण हो पाएगा। जो अगला इनिशिएटिव है वो है विश्व के सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना। जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ दिनों पहले ही सरकार के द्वारा पैक्स के स्तर पे भंडारण की
जो समस्या थी उसे सुलझाने के लिए जो है विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना लाई गई है, जिसके तहत पैक्स के स्तर पे जो गोदाम है उसका निर्माण किया जाएगा। कई दफ़ा क्या होता है कि किसानों को अपना अन्न बेचने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ता है, या फिर जिस समय वो अपना अन्न बेचना चाहते हैं उस समय उन्हें सही कीमत नहीं मिल पाती है। तो इसके निवारण के लिए जो है पैक्स के स्तर पे यदि गोदाम की व्यवस्था होगी तो पंचायत स्तर पे ही किसान अपना अन्न गोदामों में रख सकते हैं, और कालांतर में जब मार्केट में रेट ज़्यादा हो जाए तो उस समय पैक्स अपने अनाज को बेच सकते हैं। तो इस सुविधा के लिए जो है सभी पैक्स में हमारी योजना है कि वहाँ पे गोदामों का निर्माण किया जाए, जिसके लिए काम शुरू हो चुका है, और 24 राज्यों के 24 पैक्स में पायलट स्टेज पे ये काम ऑलरेडी चालू हो चुका है। नेक्स्ट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम इस सभागार में पैक्स के द्वारा जो सीएससी की सुविधाएं दी जानी है, जहां पर कि 17,000 से अधिक पैक्स सीएससी पे ऑनबोर्ड हो चुके हैं, और उनके द्वारा आज से जो सुविधाएं दी जानी है उसका शुभारंभ होना है, उसका भी जो है इनिशिएटिव मंत्रालय के द्वारा लिया गया, जिसमें कि मीटी और सीएससी एसपीवी के साथ में समन्वयन के साथ जो है पैक्स को सीएससी की सेवाएं प्रोवाइड के द्वारा सीएससी की सेवाएं प्रोवाइड की जा रही हैं। इससे पंचायत स्तर पे ही 300 से अधिक सेवाएं, जिसके तहत जमीन के कागज, रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्कॉलरशिप फॉर्म भरना इत्यादि जैसी सेवाएं जो है वो पंचायत के स्तर पे पैक्स के माध्यम से दी जा सकेगी। इससे जो है लोगों को ब्लॉक के स्तर पे या फिर जिले के स्तर पे जो है उन सेवाओं को लेने के लिए आना नहीं पड़ेगा, और पैक्स ही जो है सीएससी की सेवाएं अपने स्तर पे दे सकती हैं। और साथ ही साथ नए एफपीओ गठन भी पैक्स कर सकती है। आप सभी को पता है कि एफपीओ स्कीम के तहत काफ़ी लाभ जो है वो समितियों को दिया जाता है, जिसके तहत उन्हें कुछ पूंजी का भी जो है लाभ दिया जाता है। तो करीब 1100 नए एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और वैसे ब्लॉक्स जहां पर कि अभी कोई एफपीओ गठित नहीं है वहां पर भी पैक्स जो है एफपीओ बना सकती है और उसके द्वारा जो है वो कारोबार कर सकते हैं, जिसके लिए एनसीडीसी ने विस्तृत कार्य योजना बनाई है। और इस साल के दिसंबर के अंत तक हमें 1100 नए एफपीओ बनाने का जो है मौका रहेगा, जहां पर कि पैक्स के द्वारा ही ये एफपीओ बनाए जाएंगे। साथ ही साथ पैक्स को एलपीजी तथा पेट्रोल पंप चलाने के लिए अभी तक पैक्स एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का कार्य नहीं कर सकते थे, लेकिन मंत्रालय के इनिशिएटिव लेने के पश्चात गाइडलाइन में बदलाव किया जा रहा है, और अब ग्रामीण स्तर पर पंचायत के स्तर पे एलपीजी वितरण का कार्य जो है पैक्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ पैक्स को कैटेगरी 2 में रिजर्वेशन दिया गया है, जहां पर कि वो जो हमारे पेट्रोल पंप है उसके लिए भी लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे तो उस रिजर्वेशन कैटेगरी के तहत जो है उन्हें पैक्स को वो लाइसेंस मिल सकेगा, और वो उसके वितरण पेट्रोल तथा डीजल के वितरण कार्य जो उसका अपने आउटलेट के माध्यम से कर सकेंगे। पीएम भारतीय जन औषधि केंद्र, आप सभी को पता है कि ग्रामीण स्तर पर जो है वहाँ पे मरीजों को जो सुविधाएं देनी है, जो वहाँ पे जेनरिक मेडिसिन प्रोवाइड करना है, उसकी सुविधा भी कई जगह पे नहीं थी। उसके लिए हमने पैक्स के द्वारा ही, जिससे कि लोकल स्तर पे जो है उन्हें जो जेनरिक मेडिसिन है वो मिल पाए, सस्ते दर में जो दवाएं हैं वो मिल पाए, उसकी हमने व्यवस्था की है। और हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 2000 पैक्स में हम ये सुविधा को शुरू करें, जिससे कि गांव के स्तर पे ही जेनरिक मेडिसिन जो है लोगों को दिया जा सके, और इससे पैक्स का कारोबार भी बढ़ेगा, उनके मुनाफे में भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, जिसके तहत उर्वरक का वितरण किया जाता है, तो जिन पैक्स में उर्वरक का वितरण नहीं होता है उसके लिए भी हमने इनिशिएटिव लेकर और उन सभी पैक्स के माध्यम से जो है हम प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोलना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ पर उर्वरक का वितरण हो, किसान संबंधी जानकारी इत्यादि जो है वहाँ के फार्मर्स को दी जा सके। साथ ही साथ पैक्स को हम पीएम कुसुम स्कीम, जो प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम है, उसके साथ भी हम कन्वर्ज कर रहे हैं, जिससे कि जो वहाँ की जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जो वहाँ पे बिजली की आपूर्ति की जो थोड़ी बहुत समस्याएं अगर होती है तो उसका निवारण हो सके, जिसके तहत जो एग्रीकल्चर वाटर पंप जो कि डीजल के सहारे चलते हैं उसको जो है एग्रीकल्चरल वाटर पंप में कन्वर्ट किया जा सकता है, और वहाँ पे फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स लगाकर वहाँ पे बिजली उत्पन्न किया जा सकता है। इसकी भी हमने व्यवस्था पैक्स के माध्यम से की है। नेक्स्ट, डेयरी तथा फिशरी समितियां जो है अपने मेंबर्स को लोन नहीं दे पाती थी या फिर अपने मेंबर्स को फाइनेंशियल सुविधाएं नहीं दे पाती थी, तो उसके लिए डीसीसीबी तथा एसटीसीबी के माध्यम से नाबार्ड ने पायलट परियोजना स्टार्ट की है, जो कि पंचमहल और बनासकांठा डीसीसीबी के सहयोग से चलाया जा रहा है, जहां पर कि डेयरी तथा मात्स्यिकी समितियों को माइक्रो एटीएम दिए जाएंगे, और उस माइक्रो एटीएम के माध्यम से वो
जो वहाँ के मेंबर्स हैं वो वहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं। और इसके साथ ही साथ रुपए किसान क्रेडिट कार्ड भी डेयरी तथा फिशरीज के मेंबर्स को दिया जा रहा है, जिससे कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर सके और गांव के और पंचायत के स्तर पे ही जो है पैसे जो है अपना निकाल सके, उन्हें दूर ट्रेवल करना ना पड़े। साथ ही साथ पैक्स के द्वारा गांव के स्तर पर उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम होता है, आप सभी को पता है कि हर घर नल योजना के तहत जो है पानी पहुंचाने का कार्य जो है भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इसका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी पंचायतों के माध्यम से दी जा रही है। लेकिन इसकी हमने व्यवस्था की है कि जहां कहीं भी पैक्स ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करना चाहते हैं तो लोगों को रोजगार देते हुए वहां पे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इस हर घर नल जल योजना के तहत कर सकते हैं और अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं तथा और भी लोगों को वहां पे रोजगार दे सकते हैं। तो पैक्स के लिए लिए गए इन 14 इनिशिएटिव्स का हम चाहते हैं कि जितने भी इस सभागार में पैक्स के प्रतिनिधिगण आए हुए हैं, आप सभी इसका लाभ उठाएं और तथा पैक्स का कारोबार बढ़ाने के लिए तथा जमीनी स्तर पर लोगों को इसकी सुविधाओं दिलाने के लिए आप हमारे इनिशिएटिव्स का पूरा लाभ लें और आपका इनकम भी इससे बढ़ेगा तथा आप और लोगों को रोजगार दे पाएंगे। आगे इनिशिएटिव्स के लिए मैं कपिल मीणा जो कि उप सचिव सहकारिता मंत्रालय है, मैं उन्हें निवेदन करूंगा कि आप कृपया मंच पे आएं और अन्य जो इनिशिएटिव्स जो मंत्रालय के द्वारा लिए गए हैं उन्हें बताएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। इनिशिएटिव्स की इन कड़ी में आगे कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए हैं मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के सहयोग से। इसमें 15th इनिशिएटिव है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का ब्रांच एक्सपेंशन। अभी बीच में ये स्थिति थी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के ब्रांच एक्सपेंशन की परमिशन नहीं थी और वो नई ब्रांचेस नहीं खोल पाते थे। इस चीज़ को अभी अलाउ किया गया है, तो हमारे जितने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो नई ब्रांचेस अब खोल पाएंगे। 16वां जो इनिशिएटिव है हमारा, उसमें डोर स्टेप बैंकिंग बाय अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स डोर स्टेप बैंकिंग भी कर पाएंगे जैसे कि और दूसरे कमर्शियल बैंक्स करते हैं, और इसके लिए यूसीबीज़ को ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट इनिशिएटिव है कोऑपरेटिव बैंक्स को इंक्लूड किया गया है मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, CGTMSE जो स्कीम है उसके अंडर। इससे फ़ायदा ये होगा कि कोलेट्रल फ़ी लोन्स जो होते हैं वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स दे पाएंगे और रिस्क कवरेज उन्हें 85% तक का अपने लोन्स में मिलेगा, जो कि पहले ये फैसिलिटी हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं मिल रही थी। नेक्स्ट है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS प्लेटफॉर्म फॉर कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स को आधार इनेबल्ड प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिलेगा और दूसरे कमर्शियल बैंक्स की तरह ये फैसिलिटी भी उन्हें मिलेगी, तो इसके लिए कोऑपरेटिव बैंक्स इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, कोऑपरेटिव बैंक्स को ही फैसिलिटीज़ में एक और चीज़ अलाउ की गई है, वन टाइम सेटलमेंट। आप में से जो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं उनको जानकारी होगी कि वन टाइम सेटलमेंट OTS जो स्कीम होती है वो पहले कोऑपरेटिव बैंक्स को अलाउड नहीं थी। तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, UCBs हैं, RCBs हैं, उन सबको वन टाइम सेटलमेंट की फैसिलिटी भी अब मिलेगी लाइक एनी अदर कमर्शियल बैंक। उसके अलावा एक और फैसिलिटी दी गई है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के हमारे टारगेट्स होते हैं, 40% जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करनी होती है, उसके लिए जो टाइम लिमिट थी उसको भी एक्सटेंड किया गया है। बिकॉज हमारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वो टारगेट्स कैसे अचीव करेंगे, तो इसके लिए जो टाइम लिमिट थी उसको इंक्रीज़ किया गया है। एक बहुत बड़ी डिमांड जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स या सभी कोऑपरेटिव बैंक्स की थी वो ये था कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी नोडल ऑफिसर नहीं था जो कि हमारे कोऑपरेटिव बैंक्स के इश्यूज़ को डील करे। तो इसके लिए RBI ने अभी एक ऑर्डर निकाला है जो कि नोडल ऑफिसर एक डेजिग्नेट किया गया है RBI में, जो कि सारे कोऑपरेटिव बैंक्स के इश्यूज़ को डील करेंगे। इसके अलावा 22 नंबर पे आप देखेंगे इंडिविजुअल हाउसिंग लोन लिमिट्स जो थी रूरल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की, उसको बढ़ा के डबल किया गया है और अब डबल हाउसिंग लोन्स जो हैं वो दे पाएंगे कोऑपरेटिव बैंक्स। रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स को एक और फैसिलिटी मिली है कि वो रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट में भी लेंडिंग कर पाएंगे, उसमें भी लोन्स दे पाएंगे, जो कि पहले उनको ये फैसिलिटी नहीं थी। नेक्स्ट आप देखेंगे 3 सोसाइटीज़ जो अभी नई बनी हैं नेशनल लेवल पे, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़।
ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। एक सोसाइटी एक्सपोर्ट्स के लिए बनाई गई है, एक सोसाइटी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए बनाई गई है और तीसरी सोसाइटी सीड्स के लिए बनाई गई है। तीनों ही सोसाइटीज़ का सिमिलर फॉर्मेट है। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो कोऑपरेटिव का बेनिफिट है कि हमारा मैक्सिमम बेनिफिट वापस फार्मर्स को, प्रोड्यूसर्स को वापस लौट के जाता है, मिलता है। वो फैसिलिटी एक्सपोर्ट्स के क्षेत्र में, सर्टिफाइड सीड्स के क्षेत्र में और ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र में हमारी सोसाइटीज़ को वो फैसिलिटी मिले, इसके लिए सोसाइटीज़ बनाई गई हैं। इसमें आप देखेंगे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एट ऑल लेवल्स, मतलब कि इंक्लूडिंग पैक्स से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की जितनी हमारी कोऑपरेटिव्स हैं वो सब इसकी मेंबर बन सकती हैं। और इसके थ्रू हम आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट्स, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ होंगे हमारे। सीड प्रोडक्शन जो एक बहुत बड़ी समस्या है, सर्टिफाइड सीड्स नहीं मिलते हैं किसानों को, वो सर्टिफाइड सीड्स प्रोड्यूस होंगे। और तीसरा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को वो कर पाएंगे और साथ में ये भी एक्सपोर्ट से भी जुड़ा होगा कि उसको एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। नेक्स्ट, आगे के कुछ इनिशिएटिव जो हैं वो आईटी एक्ट से रिलेटेड हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ में टेकअप किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन ने, और ये हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इन द इनकम टैक्स एक्ट। पहला जो ये आपको इनकम टैक्स में रिलीफ मिला था वो था सरचार्ज की जो रेट थी वो पहले 12% हुआ करती थी, उसको रिड्यूस करके 7% कर दिया गया है फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। उन कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए जिनकी इनकम, एनुअल इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। दूसरा जो फैसिलिटी मिली है इनकम टैक्स में वो है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, मैट की जो रेट थी वो 18.5% हुआ करती थी, उसे कम करके 15% कर दिया गया है। एक कैश ट्रांजैक्शंस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती थी और उन्हें टैक्स लगता था, उसमें जो डिफ़िकल्टीज़ थी उनको रिमूव करने के लिए क्लैरिफिकेशन इशू किया गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अंडर द आईटी एक्ट। इसी तरह से जो नई सोसाइटीज़ हमारी बनेंगी मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में, तो जो भी नई कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में रजिस्टर होती हैं, बनती हैं, उनको अगले साल 31 मार्च तक एक स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, जो कि उन्हें 30% टैक्स रेट लगती थी वो 15% ही लगेगी। तो इससे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में हमारे कोऑपरेटिव्स को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है उसमें लिमिट इंक्रीज़ की गई है डेली कैश ट्रांजैक्शंस की। ये पहले सिर्फ 20,000 रुपये पर मेंबर हुआ करती थी, इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपये पर मेंबर किया गया है, जो कि पैक्स और पकार्ड्स जो होते हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो डिपॉजिट और लोन दोनों में उन्हें 2 लाख तक की छूट मिलेगी इनकम टैक्स से, कैश विड्रॉल करने के लिए। इसी तरह से जो कैश विड्रॉल लिमिट थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए वो पहले 1 करोड़ हुआ करती थी, 1 करोड़ से ऊपर उनको टीडीएस लगता था, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता था, उसको बढ़ा करके 3 करोड़ पर एनम, मतलब कि 1 साल में 3 करोड़ रुपए तक उन्हें अब टैक्स नहीं लगेगा, ये फैसिलिटी दी गई है। नेक्स्ट, अगले इनिशिएटिव जो हैं वो कोऑपरेटिव शुगर मिल से रिलेटेड हैं। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को कई सारी फैसिलिटीज़ अभी लास्ट 1 ईयर में दी गई हैं, इससे शुगर कोऑपरेटिव मिल्स को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। पहली जो फैसिलिटी मिली है वो इनकम टैक्स में रिलीफ की मिली थी, जिसमें कि शुगर केन प्राइजेस, जो हायर शुगर केन प्राइजेस फार्मर्स को पे किए जाते थे उसके ऊपर इनकम टैक्स लग रहा था और उसकी कई सालों से उसकी पेनल्टीज़ भी उनको देनी पड़ रही थी, तो इसके ऊपर उन्हें रिलीफ मिली है। दूसरा इनिशिएटिव अगेन इसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा की रिलीफ शुगर जो हमारी कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको मिली है। इसमें 2016-17 से पहले के जो पेमेंट्स थे उनके ऊपर जो टैक्स की लायबिलिटी थी उसको माफ़ कर दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है, वो एक्सपेंडिचर की तरह माना जाएगा। तो जो कोऑपरेटिव शुगर मिल्स हैं उनको ये इनकम टैक्स अब जो है नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक लोन स्कीम स्टार्ट की गई है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स के लिए नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी के द्वारा। इसमें 10,000 करोड़ तक के लोन दिए जाएंगे कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल्स। इसमें इथेनॉल प्लांट्स सेटअप करना भी उन्हें अलाउड होगा। को जनरेशन प्लांट जो आप बिजली उत्पादन कर सकते हैं शुगर केन से, उसको प्रमोशन किया जाएगा, और वर्किंग कैपिटल, इन तीनों के लिए ये लोन स्कीम स्टार्ट की गई है एनसीडीसी के द्वारा। नेक्स्ट 36 नंबर पे आप देखेंगे तो
प्रेफरेंस, ये एक प्रेफरेंस दी गई है इथेनॉल प्रोक्योरमेंट, जो इथेनॉल की ब्लेंडिंग का भी कार्यक्रम चल रहा है, पेट्रोल डीजल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग की जा रही है उसके लिए, और कोजन प्लांट्स, ये अगेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कोजन प्लांट्स, इन दोनों में ही कोऑपरेटिव शुगर मिल्स को अब प्रायोरिटी मिलेगी। नेक्स्ट, कुछ अदर इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बहुत इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है कंप्लीशन ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस। इस पर मंत्रालय पिछले 1 वर्ष से काम कर रहा है और एक राष्ट्रीय स्तर पे कोऑपरेटिव डेटाबेस बनाया जा रहा है। इसका काम ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इस मंथ के एंड तक ये पूरा डेटाबेस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सारी 8.5 लाख कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो इस देश में हमारी हैं, उन सब का सारा डेटा अवेलेबल होगा और इसको आप इस पे जाके डेटाबेस की साइट पे जाके आप एक क्लिक से सारे डेटा को देख सकेंगे। तो इसमें अभी तक 7.5 लाख डेटा एंट्रीज इसमें हो चुकी हैं सोसाइटीज़ की, और इसी मंथ में इसको कंप्लीट करने का टारगेट है। ये डेटाबेस हमें पॉलिसी फॉर्मुलेशन में किस जगह पे कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नहीं हैं, इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा और सरकार को बाद में पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। इसी के साथ एक और इनिशिएटिव है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। एक नई कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, इसके लिए काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है और इसमें आइडिया ये है कि एक ही यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पे हो जिससे सारे ट्रेनिंग के कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस एफिलिएटेड हों, और ये यूनिवर्सिटी जो है आपको क्वालिटी हमारी ट्रेनिंग एजुकेशन के कार्यक्रम चलाएगी। नेक्स्ट इनिशिएटिव, ये कैबिनेट अप्रूवल लास्ट ईयर जून में हुआ था, जेम पोर्टल पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अलाउ किया गया है। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण इनिशिएटिव है। इसमें जो जेम पोर्टल है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, उस पे अभी तक सिर्फ गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़, इन सबको प्रोक्योरमेंट एज ए बायर एज ए सेलर अलाउड था, लेकिन पहली बार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को भी इस पे अलाउ किया गया है। इसके थ्रू आप जेम पे जो इनका बहुत बड़ा डेटाबेस है, जेम के थ्रू आप प्रोक्योरमेंट कर सकते हैं एज ए बायर और एज ए सेलर, उस पर ख़रीद भी कर सकते हैं और उस पर चीज़ें अपनी बेच भी सकते हैं। ये फैसिलिटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को दिलाई गई है। नेक्स्ट इनिशिएटिव 40वां जो है वो है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। एनसीडीसी का रोल काफ़ी एक्सपैंड किया जा रहा है। एनसीडीसी बेसिकली हमारी पैक से लेके सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को डिफरेंट पर्पस के लिए लोन्स प्रोवाइड करती है, उनको फाइनेंशियल हेल्प देती है। एनसीडीसी के थ्रू लास्ट ईयर में 41,000 करोड़ से ज़्यादा लोन्स डिस्पर्स किए गए हैं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और अब इस साल जो प्रेजेंट ईयर है उसमें 50,000 करोड़ से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्लो एनसीडीसी के द्वारा किया जाएगा। इसको आने वाले समय में 2 लाख करोड़ तक बढ़ाने की मंत्रालय की योजना है। नेक्स्ट, दूसरा इनिशिएटिव जो है वो अगेन ट्रेनिंग अवेयरनेस से रिलेटेड है। एनसीसीटी जो नेशनल काउंसिल फॉर कोऑपरेटिव ट्रेनिंग है, उसके रोल को भी एक्सपैंड किया जा रहा है। एनसीडीसी के द्वारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं उनको कैसे हम ग्रास रूट लेवल तक हमारे कोऑपरेटिव के मेंबर्स की ट्रेनिंग हो, इसके लिए हम उस पर काम कर रहे हैं। अगला जो इनिशिएटिव है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी। ये कोऑपरेशन पॉलिसी इससे पहले कोऑपरेशन पॉलिसी साल 2002 में बनी थी और इस साल अभी बहुत जल्द ये नई कोऑपरेशन पॉलिसी आने वाली है। इसके लिए काफ़ी लंबे डिस्कशंस और कंसल्टेशन हुए हैं, तो नई नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी बनाने के ऊपर कार्य चल रहा है। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो है वो है आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस का स्ट्रेंथनिंग। जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, वो सब रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट उनका सेंट्रल रजिस्ट्रार के द्वारा देखा जाता है। तो कैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार का ऑफिस भी स्ट्रेंथन हो, उसका कंप्यूटराइजेशन हो, इसके ऊपर काम किया जा रहा है। इसको जो उनका जो पूरा प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन से लेके और बाकी सारी गतिविधियों का उसको कंप्यूटराइज किया जा रहा है और ये पूरा आने वाले समय में 100% डिजिटल होगा। इस पे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। नेक्स्ट इनिशिएटिव जो हमने इसमें दिया है वो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अमेंडमेंट बिल 2022। ये लास्ट ईयर से हमारा जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट है 2002 का, उसमें अमेंडमेंट के ऊपर काम चल रहा है और इस पे एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी थी जिसने उस बिल को पास किया है और अब आने वाले सत्र में, इसी मॉनसून सत्र में ये
एक्सपेक्टेड है कि यह बिल वापस से पार्लियामेंट में पास होने के लिए पेश किया जाएगा। नेक्स्ट 45वां इनिशिएटिव जो इसमें है वो अगेन पैक्स कंप्यूटराइजेशन की तरह एक और स्कीम लाई जा रही है, वो है ARDBs, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स का कंप्यूटराइजेशन। इसके ऊपर अभी योजना बनाई जा रही है। तो जिस तरह से पैक्स कंप्यूटराइजेशन हो रहा है उसी तरह से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स का भी कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। 46वां इनिशिएटिव जो इसमें हमने दिया है वो है रिफंड टू द इन्वेस्टर्स ऑफ सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़। ये आपको जानकारी होगी, अभी 18 जुलाई को माननीय मंत्री जी ने इसका जो पोर्टल है उसको लॉन्च किया है और इस पोर्टल के माध्यम से सभी सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ में जिन लोगों के पैसे फंसे हुए थे वो सब लोग पोर्टल पे अप्लाई कर पाएंगे और उनको ऑनलाइन तरीके से डिजिटल फॉर्म में उनको अपना पैसा वापस मिलेगा। 47वां इनिशिएटिव जो है वो न्यू स्कीम फॉर कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, एक और नई स्कीम लाई जा रही है कोऑपरेटिव एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अभी तक कोऑपरेटिव एजुकेशन ट्रेनिंग में कुछ एरियाज़ में उतनी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग का प्रोग्राम्स अभी नहीं थे। तो पूरे देशव्यापी नेशनल लेवल पे किस तरह से बेस्ट कोऑपरेटिव एजुकेशन और ट्रेनिंग हो, इसके लिए एक स्कीम बनाई जा रही है और अभी इसके लिए कंसल्टेशंस मिनिस्ट्री की तरफ से चल रहे हैं। 48 नंबर पे जो इनिशिएटिव है वो है स्कीम फॉर कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रार्स ऑफ द स्टेट। जिस तरह से हम सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफिस को कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, उसको पूरी तरह डिजिटल बना रहे हैं, उसी तरह से एक स्कीम पे काम चल रहा है कि कैसे स्टेट रजिस्ट्रार जो होते हैं जिनके अंडर में सारी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं, उनके ऑफिस को भी पूरी तरह से डिजिटल बनाया जाए, उनका भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सारी चीज़ें 100% ऑनलाइन हो। इसके ऊपर स्टेट्स के साथ कंसल्टेशन चल रहा है और इस पर काम आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, ये लास्ट स्लाइड में हमने ये बताया कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं 48 मेजर इनिशिएटिव्स मिनिस्ट्री के, उनको कैसे हम लोगों तक पहुंचाने के ऊपर भी जोर दे रहे हैं। तो आउटरीच एक्टिविटीज़ हम लोगों ने स्टार्ट करी हैं। 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस में ये सारे इनिशिएटिव्स के बारे में जानकारी आपको हमारी मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी और साथ ही सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी इनके बारे में रेगुलर अपडेट्स हम लोग शेयर कर रहे हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स का जो कंपाइलेशन है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो और लोग इनका बेनिफिट उठा सकें, इसके लिए ये सारे इनिशिएटिव्स को हमने पैक्स से लेके आपके डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार्स, RCS सभी लोगों को इनको भेजा है और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। इनके ऊपर मंत्रालय कुछ शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा है जिनके माध्यम से YouTube एवं अन्य माध्यमों से इनको वीडियोस को रिलीज़ किया जाएगा। और नेशनल फेडरेशंस के साथ बड़ा क्लोजली काम किया जा रहा है। जितनी हमारी नेशनल फेडरेशंस हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उनकी सबकी मंथली मैगजीन्स पब्लिश हो रही हैं और उन मंथली मैगजीन्स में मंत्रालय के इनिशिएटिव्स या कोऑपरेटिव सेक्टर में हो रहे कामों के ऊपर वाइड पब्लिसिटी जो है दी जा रही है। उनके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स छापे जा रहे हैं। और ये लास्ट में यहाँ हमने मेंशन किया है कि आप मिनिस्ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट, मिनिस्ट्री का ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल और दूसरे सोशल मीडिया चैनल्स को आप एक्सेस करके इन इनिशिएटिव्स के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ मंत्रालय की तरफ से इतना ही मैं प्रेजेंटेशन देना चाहूँगा। आप सबको आज पूरे दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप कुमार सिंह जी का और श्री कपिल मीना जी का, हमारे डिप्टी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, ये सभी हमारे साथ जानकारी साझा करने का कि किस तरह से जो कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री बहुत सारे कदम उठा रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है पैक्स को भी और अधिक सक्षम बनाने की तरफ। और ये सभी जानकारी आप इनके वेबसाइट पर भी ले सकते हैं। और बस अब हम इंतज़ार कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्य अतिथि आज के श्री अमित शाह जी। अब से थोड़ी देर बाद उनका इस सभागार में आगमन होगा और हम अपना उद्घाटन सत्र आरंभ करेंगे। सभी लोगों से पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगी, प्लीज़ आप अपने स्थान पर बैठ जाएं और अपने मोबाइल फ़ोन्स को भी साइलेंट मोड या मीटिंग मोड पर रखें। और अब एक बार फिर CSE का जो विज़न है, जो मिशन है, जिस प्रतिबद्धता के साथ, जिस संकल्प के साथ हमारे VLEs, हमारे CSE काम करते आए हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक बहुत ही सुंदर गीत में इसे हमने पिरोया है और आपके समक्ष इसे अब प्रस्तुत करते हैं। पेश है CSE गीत।
गर्व है हमें कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। CSC मेरी पहचान, हर शहर से मोड़ के गांव घाट जोड़ के खान झार की जमीन को नए सिरे से तोड़ के लाएंगे एक नई हवा का आसमां, आसमां में घूम के नया देहात सूंघ के खड़ा करेंगे एक नया हिंदुस्तान। बिजली या पानी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग, अरे आवागमन के साधन या हो दवा की सुविधा, टेलीमेडिसिन से हो तगड़ा सशक्त भारत, बैंक आए घर में कंफ्यूजन ना दुविधा, कॉमन सर्विस सेंटर में एंटर करो रे भाई, डिजिटल सेवा का आनंद ले लो भाई। सर उठाए महिला ना हो किसी सहारे, हर गांव में है मजमा आधार पे हमारे, सरकार पास जाए क्यों आम बंदा जो हो, सरकार खुद ही आए क्या हाल चाल बोलो। हो गर्व है हमें कि हमने आज जंग जीत ली, जो बची है वो भी कल को जीत लेंगे जी कभी। CSC मेरी पहचान, CSC मेरी पहचान, CSC मेरी पहचान, CSC मेरी पहचान। तो अब CSCs के माध्यम से सरकार आपके घर तक आ रही है, ये सेवाएं लेकर आपको नहीं आना है, सरकार आपके दरवाजे पर आ रही है, आपको और अधिक सक्षम बनाने की तरफ, सशक्त बनाने की तरफ, जिससे सरकार की जो सेवाएं हैं उनका लाभ उठाकर आप देश निर्माण में अपना योगदान दे सकें और इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का भी आप लाभ ले सकें। और इसके बारे में आपसे थोड़ी देर बाद जब हम अपना उद्घाटन सत्र आरंभ करेंगे और जानकारी दी जाएगी हमारे माननीय मंत्रीगण द्वारा और अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण जो हमें इस कार्यक्रम में संबोधित करेंगे।
देवी सज्जनों, आप सभी की कत्ल ध्वनि के बीच अति सम्मानपूर्वक स्वागत करते हैं हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री अमित शाह जी का, हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता केंद्रीय मंत्री। और उसी उत्साह और जोश के साथ, सम्मान के साथ स्वागत विशेष अतिथि का आदरणीय श्री अश्विनी वैष्णव जी का, हमारे माननीय रेल संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री, और श्री BL वर्मा जी का, आदरणीय सहकारिता केंद्रीय राज्य मंत्री का। और इस सभागार में उपस्थित आप सभी का भी हार्दिक स्वागत, विशेष अभिनंदन और विशेष स्वागत और आभार 1000 से ज़्यादा देश भर से जो हमारे पैक्स के प्रतिनिधिगण, सदस्यगण इस आज की संगोष्ठी में भाग लेने के लिए आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन। और सबसे पहले हम विशेष रूप से हमारे श्रद्धेय पथ प्रदर्शक, हमारे माननीय श्री अमित शाह जी का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, शुभकामनाओं के साथ उनका स्वागत करते हैं। दिव्य सज्जनों, आज की ये विशेष राष्ट्रीय संगोष्ठी उनकी सोच है, उनके प्रयत्नों के कारण आज ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। तो उनका अभिवादन करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री अश्विनी वैष्णव जी से, हमारे माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री। उनसे निवेदन है कि वह माननीय मंत्री जी का शॉल भेंट कर अभिवादन करते हुए और साथ साथ इस समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक ये पौधा भेंट कर उनका स्वागत करें। और आभार व्यक्त करते हुए शुभकामनाओं के साथ स्वागत करना चाहेंगे श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी, जिनकी देखरेख में ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। और उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री ज्ञानेश कुमार जी को, हमारे माननीय सचिव सहकारिता मंत्रालय। और अब मैं निवेदन करती हूँ श्री अल्केश कुमार शर्मा जी को, हमारे माननीय सचिव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। उनसे निवेदन है कि वह सभी की तरफ से श्री BL वर्मा जी का, हमारे माननीय सहकारिता राज्य मंत्री, उनका स्वागत करें अभिवादन करते हुए और ये खुशहाली का प्रतीक ये पौधा भेंट कर। और इसके साथ साथ हमारे साथ मंच पर श्री आलोक अग्रवाल जी भी हैं और श्री संजय कुमार राकेश जी भी। देवी सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को साकार करते हुए हमारे माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के साथ साथ नाबार्ड के साथ और CSC SPV के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत CSC SPVs अब पैक्स को सक्षम बनाएंगी CSC के रूप में कार्य करने की तरफ। और अब पैक्स के माध्यम से CSC की जो 300 से ज़्यादा जो सेवाएं हैं, अब वो देश के कोने कोने तक लोगों तक पहुंचेंगी और अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति भी और अधिक सशक्त और सबल बन पाएगा, जागरूक बन पाएगा इन सेवाओं को प्राप्त कर। तो अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, सभी के विकास को, सभी के समृद्धि को समर्पित, और आज उसका औपचारिक शुभारंभ हो रहा है। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं अपनी भारतीय परंपरा और अटूट विश्वास के साथ और ज्ञान और ज्योति के प्रतीक इस दीप को प्रज्वलित कर ईश्वर की स्तुति, वंदना और आशीर्वाद के साथ। और मैं निवेदन करती हूँ माननीय श्री अमित शाह जी से कि वे दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ साथ पैक्स द्वारा प्रदान की जा रही CSC सेवाओं की जो परियोजना है उसका वे अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करें।
तो सभी की शुभकामनाओं के साथ और ईश्वर के आशीर्वाद के साथ आज की इस विशेष परियोजना का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में देश भर में लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में कार्यरत हैं, जो लगभग 300 से ज़्यादा सेवाएं लोगों के घरों के आसपास तक पहुंचा रहे हैं। CSV SPV के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय राकेश जी के नेतृत्व में ये संस्थान गांवों में उद्यमिता की लहर फैलाकर विकास को देश के कोने कोने तक लेके जा रही है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूं हमारे CSC SPV के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री संजय राकेश जी को उनके विचारों के लिए और उनके स्वागत संबोधन के लिए। सभी को नमस्कार। आज पैक्स द्वारा CSC की सर्विसेज प्रदान करने के इस औपचारिक शुभारंभ समारोह में आए सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं मुख्य अतिथि भारत सरकार के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। माननीय मंत्री जी के प्रेरणादायक मार्गदर्शन में पिछले 2 सालों में सहकारिता के क्षेत्र में कई रिवॉल्यूशनरी परिवर्तन हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृद्धि के नारे के तहत सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव्स का विवरण आपने कुछ समय पहले सुना होगा। उसी कड़ी में आज पैक्स को और सशक्त बनाने के लिए CSC की सर्विसेज प्रदान करने का शुभारंभ आज यहाँ से होने जा रहा है, जिसके तहत अब पैक्स अपने सदस्य किसानों को एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अपनी कृषि आधारित सर्विसेज के अलावा गवर्नमेंट की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस की सर्विसेज, आधार की सर्विसेज और टेली कंसल्टेशन जैसी सर्विसेज भी दे सकेंगे। और इसके अलावा जैसा कि आगे बताया गया कि 300 से ज़्यादा सर्विसेज जो CSC के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं, ये सभी किसानों को और सभी नागरिकों को मिलेंगी। मैं माननीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी स्वागत करता हूँ। CSC इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री का ही एक इनोवेशन है, जिसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सरकार की सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए अब शहर जाने की जरूरत नहीं है। वो अपने गांव में, बगल में अपने ही कम्युनिटी के पर्सन के द्वारा उसको ले सकते हैं। और माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आज की तारीख में 5 लाख से ज़्यादा ऐसे सेंटर हैं जो ग्रामीणों को देश के डिजिटल एम्पावरमेंट में अपना योगदान कर रहे हैं। साथ ही मैं माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी का भी स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने इस कार्यकाल में सहकारिता आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। मैं सहकारिता सचिव श्री ज्ञानेश कुमार जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके एक्टिव इन्वॉल्वमेंट और सपोर्ट के कारण ही हम अल्प समय में 17,000 से ज़्यादा पैक्स को CSC के सिस्टम में ऑन बोर्ड कर पाए हैं और आशा है कि बाकी बचे हुए जो पैक्स हैं उनको भी जल्द हम इस फोल्ड में ला करके पूरे देश के लोगों को CSC की सुविधाएं पैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराने में सक्षम होंगे। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री के सचिव श्री अलकेश शर्मा जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री शर्मा जी इस कंपनी के चेयरमैन भी हैं और IT मिनिस्ट्री के सचिव के रूप में उन्होंने हमेशा ही CSC की नई इनिशिएटिव्स का पूरा सपोर्ट किया है और हमें आशा है कि आगे भी उनके सपोर्ट से CSC आगे बढ़ता जाएगा। मैं सहकारिता विभाग के संयुक्त सचिव श्री आलोक श्रीवास्तव जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही मैं आज के इस समारोह में आए हुए
विभिन्न मंत्रालय से के वरिष्ठ अधिकारियों का, राष्ट्र स्तरीय सहकारी संस्थाओं के वरिष्ठ पदाधिकारियों का एवं विभिन्न राज्य से आए हुए राज्य सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। उनके प्रेजेंस से, उनके सपोर्ट से ही इस मूवमेंट को आगे ले जाया जा सकता है। मैं मीडिया के कर्मियों और सीएससी के पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रतिनिधि आए हैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, तथा मैं देश के विभिन्न भागों से आए हुए पैक्स के प्रतिनिधियों का और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्थानों पे ऑनलाइन इस पूरे कार्यक्रम को लाइव देख रहे किसानों का, हमारे वीएलई भाइयों का और अन्य दर्शकों का भी स्वागत करता हूं। उनका पार्टिसिपेशन, उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, और उनके सपोर्ट की हमें बहुत ही आकांक्षा है। आज के इस महासंगोष्ठी में हमारे साथ यहाँ सर अंडमान, अरुणाचल, सिक्किम, लेह, कारगिल जैसे दूरस्थ जगहों को मिलाकर के देश के सभी राज्यों से पैक्स के प्रतिनिधि आए हुए हैं, और इस कार्यक्रम का, जैसा मैंने कहा, 1 लाख से अधिक जगहों पर लाइव प्रसारण भी हो रहा है। पैक्स और सीएससी का ये गठबंधन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काफी लाभकारी होगा, और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि माननीय सहकारिता मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में आने वाले दिनों में पैक्स और सीएससी मिलकर किसानों और ग्रामीणों के सभी जरूरतों के लिए सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के रूप में उभरेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि बढ़ेगी, रोजगार के नए अवसर होंगे, और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी की सहकार से समृद्धि की जो परिकल्पना है उसको मूर्त रूप देने में सफल होंगे। अंत में मैं अपनी तरफ से एवं सीएससी की तरफ से इस समारोह में शामिल होने के लिए आप सभी महानुभावों का पुनः एक बार आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दिव्य सज्जनों, सीएससी द्वारा प्रदान की जा रही 300 से ज़्यादा सेवाएं, इनको विस्तार से एक पुस्तक में संकलित किया गया है। मैं माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूं कि वे इस पुस्तक का विमोचन करें। देवी सज्जन, इस पुस्तक का शीर्षक है पैक्स एक सीएससी केंद्र के रूप में। यह पुस्तक सीएससी पर दी जाने वाली सभी प्रमुख सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है और पैक्स को सीएससी द्वारा विशाल अवसरों के बारे में जानकारी देती है। 12 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। इसे 12 भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। आखिरी पन्ने पर QR कोड है और इस QR कोड को आप स्कैन कर अपनी पसंदीदा भाषा में इसे पढ़ सकते हैं। और अब पैक्स किस तरह से काम करेंगे, कौन कौन सी सेवाएं प्रदान करेंगे, इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी के लिए हमने एक छोटी सी फिल्म बनाई है। तो आइए देखते हैं एक लघु फिल्म। अमृत काल में देश के गांव, देश के किसान के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए अब देश के कोऑपरेटिव सेक्टर की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। सरकार और सहकार मिलकर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को डबल मजबूती देंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये सपना जुड़ा है ग्रामीण भारत के विकास से। इस लक्ष्य को हासिल करने का रास्ता भी उन्होंने बताया है, सहकार से समृद्धि। मोदी सरकार सहकार को विकास की धुरी बनाना चाहती है और उनके अनुसार इस तक पहुंचने का जरिया है पैक्स और लैंप्स। पैक्स और लैंप्स ग्राम स्तर की सहकारी ऋण समितियां हैं जो कृषि एवं कृषि आधारित विभिन्न गतिविधियों के लिए किसानों को अल्पकालिक एवं मध्यावधि के कृषि ऋण प्रदान करते हैं।
वर्ष 1904 में दक्षिण भारत में पहली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की स्थापना से देश में शुरू हुई सहकारिता आंदोलन की अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही हैं। सहकारिता आंदोलन की इन्हीं उपलब्धियों को पूरे देश में दोहराने के लिए मोदी सरकार इस साल के बजट में कई विशेष प्रावधान करके पैक्स की व्यावहार्यता बढ़ाने का प्रयास कर रही है। पहले हमें बीज खाद लेने के लिए साहूकार से कर्जा लेना पड़ता था और उसका ब्याज बहुत ज्यादा होता था, लेकिन यहाँ हमें खाद बीज के लिए तुरंत लोन उपलब्ध कर देते हैं। पैक्स से हमको इस फायदा मिल रहा है कि वहाँ से हमको बीज मिलता है और वहाँ से खाद भी मिलता है, तो वही बीज को हम लोग यहाँ ला करके लगाते हैं और उसी से हम लोग जीविका चलाते हैं। इसके अलावा इन्हें प्रधानमंत्री किसान समृद्धि और जन औषधि केंद्रों के रूप में काम करने के लिए भी सक्षम बनाया जा रहा है। इसी क्रम में अब देश के सभी पैक्स सीएससी केंद्र का काम भी करेंगे और डिजिटल इंडिया के जरिए ग्रामीण भारत के चेहरे पर मुस्कान लाने के सपने को साकार करेंगे। 20 अलग अलग प्रकार के कामों को पैक्स के साथ जोड़ा गया है और वो 20 कामों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है सीएससी का दर्जा पैक्स को देना और सीएससी की सुविधाएं ग्रामीण जनों तक पैक्स के माध्यम से पहुंचाना। जब पैक्स सीएससी से भी युक्त होंगे और पैक्स एफपीओ भी बनेंगे, पैक्स गैस का वितरण का भी काम करेंगे, पैक्स सस्ता अनाज की दुकान को भी धारण कर पाएंगे, पैक्स पेट्रोल पंप भी चला पाएंगे, पैक्स भंडारण का भी काम करेंगे। तो ये मल्टी डायमेंशनल बहुउद्देशीय जो पैक्स की रचना है वो पैक्स को वायबल बनाएगी। सीएससी एसपीवी देश के ग्रामीण भारत में आईटी सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ है। इन सेंटर्स के माध्यम से केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों की तकरीबन 300 से अधिक सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी की जाती है, जैसे टेलीलॉ के माध्यम से समाज के कमजोर और वंचितों तक न्याय पहुंचाना, पैन कार्ड, पासपोर्ट आदि के लिए आवेदन, आधार कार्ड में सुधार, टेलीमेडिसिन के जरिए स्वास्थ्य सेवा और सलाह उपलब्ध कराना, सभी तरह की प्रीमियम जमा कराना, जन्म और मृत्यु पंजीकरण, पेंशन सेवा, डीजीपे के जरिए कभी भी कहीं भी पैसे निकालने की सुविधा और ई विज्ञापन सेवा एवं अन्य उपक्रमों के जरिए लोगों को जागरूक करना आदि। सीएससी का काम करने से पैक्स का आर्थिक सशक्तिकरण तो होगा ही, साथ ही इनके लगभग 13 करोड़ सदस्यों के अलावा गांवों की एक बड़ी आबादी भी केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं का लाभ उठा सकेंगी और डिजिटल इंडिया अभियान से जुड़कर अपने जीवन स्तर को और बेहतर बना पाएंगी। इससे हर पैक्स में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। पैक्स का एक विशाल नेटवर्क है और ये गांव में खुशहाली लाने का एक बड़ा जरिया बन सकती है। अतीत में देश के छोटे और सीमांत किसानों को सूदखोर महाजनों और साहूकारों के जाल से बचाने में इसकी बड़ी भूमिका रही है। इसलिए मोदी सरकार नीतिगत प्रोत्साहन के जरिए इस 1 सदी से अधिक पुराने संस्थान को बढ़ावा दे रही है। तो देवी सज्जनों, ये है बदलते हिंदुस्तान की तस्वीर और अभी तो ये और निखरेगा और बढ़ेगा और प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। और देवी सज्जनों कहते हैं कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और अब सीएससीज और पैक्स के इस गठबंधन से आम नागरिक और अधिक सशक्त बनेगा, सक्षम बनेगा, जागरूक बनेगा, किसानों को इसका और अधिक लाभ मिलेगा और अधिक वो स्वावलंबी बनेंगे। और सीएससी का जो विजन है, मिशन है, उसमें पैक्स के माध्यम से और अधिक गति आएगी, इसके साथ साथ प्रभाव पड़ेगा। तो अब आज के इस अवसर पर मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे माननीय रेल, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को इस सम्मानित सभागार को संबोधित करने के लिए। परम आदरणीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, जिनके इंस्पायरिंग लीडरशिप में आज पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर एक अलग ही एक नई ऊंचाई पे पहुंच रहा है।
माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, सहकारिता विभाग के सचिव, IT विभाग के सचिव, CSC के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उपस्थित बहुत बड़ी संख्या में पैक्स और CSC के सभी साथियों, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज ये जो इतना बड़ा समारोह है, जिस समारोह में पैक्स को CSC के साथ जोड़ा गया है, माननीय गृह मंत्री जी के इंस्पिरेशन से, आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत शुभकामनाएं। साथियों, कुछ लोग हैं जो कि समावेशी शब्द को, इंक्लूसिव शब्द को अपनी एक अलग धारणा में रखने की कोशिश करते हैं और कहना चाहते हैं कि वही इंक्लूसिव है, वही समावेशी है। लेकिन आप देखें 2014 से, जब से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जिम्मेवारी संभाली, गवर्नेंस का और सरकार के काम करने का जो तरीका है, उस तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। वो बदलाव है जिस बदलाव में समाज के गरीब से गरीब वर्ग को, कमजोर से कमजोर परिवार को, हर वंचित और शोषित को सरकार की सुविधाएं किस तरीके से बिना बिचौलियों के एक शुचिता के साथ मिल सके, वो एक बहुत बड़ा प्रयास है और बहुत बड़ा सफल प्रयास है। वो सही मात्रा में, सही तरीके से समावेशी विकास की एक डेफिनेशन है। मैं आपके सामने 3 या 4 उदाहरण रखूंगा, जिन उदाहरणों से ये चीज सिद्ध होती है। आप याद करें 2015 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आरंभ किया था, जन जन का बैंक अकाउंट खोलने का, जन धन योजना। कई लोग थे, कहते थे कि अरे भाई गांव में कौन कोई बैंक अकाउंट खोलेगा, कौन बैंक में जाएगा, ये होगा वो होगा। क्रिटिसाइज करने वालों की संख्या बहुत थी, लेकिन मोदी जी का विचार एकदम स्पष्ट था। उनकी नीति और उसमें जनधन के बाद में क्या होगा वो सब एकदम स्पष्ट था। 40 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुले। 40 करोड़, आप इसका अनुमान लगाइए, पूरे यूरोप की जनसंख्या 40 करोड़ है। पूरे के पूरे यूरोप, जिसमें कितने देश आते हैं, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इतने कई सारे देशों की सारी जनसंख्या मिला लो तो भी 40 करोड़ नहीं होती है। वैसा 40 करोड़ जनधन के अकाउंट खोले गए। ये पहला कदम था। इसमें एक आधारभूत संरचना बनी। फिर 80 करोड़ लोगों को डिजिटल सर्विस वाली मोबाइल सर्विसेज दी गई। 80 करोड़ का मतलब आप समझो, पूरा अमेरिका और पूरा यूरोप का अगर जोड़ कर दो, 35 करोड़ यहाँ पे और 40 करोड़ यहाँ पे, 35 करोड़ अमेरिका, 40 करोड़ पूरा यूरोप, उससे भी ज्यादा मोबाइल फोन जो कि 4G सर्विस से युक्त है, डिजिटल सर्विस से युक्त है, वो आया। यानी बैंक अकाउंट हुआ, मोबाइल सर्विस हुई, साथ में जोड़ा गया आधार। आधार को मोबाइल से जब जोड़ा तो एक ऐसी त्रिमूर्ति बनी, मोबाइल की, जनधन की और आधार की, जिससे कि गरीब व्यक्ति के खाते में सरकार का लाभ सीधा पहुंच सके, बीच में कोई भी उसमें से एक पैसा भी टच न कर पाए। ये एक ऐसी समावेशी व्यवस्था है, एक ऐसी इंक्लूसिव गवर्नेंस का उदाहरण है जिससे कि देश में बड़ा परिवर्तन आया। इस व्यवस्था से अब तक कुल मिला के 30 लाख करोड़ के सरकारी सुविधाओं के अमाउंट्स लोगों के खाते में सीधा पहुंच चुके हैं और एक अनुमान से 2,75,000 करोड़ का इससे लाभ हुआ है। ये आप याद करो, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, वो कहते थे कि दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं और गांव में पहुंचते पहुंचते 15 रुपए मिलते हैं। आप देखो अब व्यवस्था है जैसी
जिसमें दिल्ली से 100 रुपए भेजते हैं, गांव में भी वही 100 रुपए मिलते हैं, बीच में कोई 1 रुपया भी इधर से उधर नहीं कर सकता। आज इसी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा नया आयाम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी जोड़ रहे हैं। पैक्स को सीएससी का एक बहुत बड़ा संबंध, जिस संबंध से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर बहुत सारी सरकार की सुविधाएं आसानी से दी जाएगी। आपने सीएससी का लाभ देखा है। हमारे यहां सीएससी के कितने वीएलई हैं भाई? देखें जरा, हाथ उठाओ। काफी है, बड़ी संख्या में। आपने देखा किस तरह से गांव के व्यक्ति जो पहले चक्कर काटते थे, अफसरों के चक्कर काटते थे, कार्यालयों के, आज आपके जरिए से एक बहुत ही अच्छे कम खर्चे की बहुत ही एक अच्छी सुविधा आप दे पा रहे हैं। अब सीएससी के साथ पैक्स जुड़ने से जो किसानों से संबंधित बहुत सारे कार्यक्रम थे, उन कार्यक्रमों का भी, उन सुविधाओं को भी, उन व्यवस्थाओं को भी लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। सीएससी ने बहुत अच्छा काम किया अब तक। अगर हम कुछ ही छोटे मोटे आंकड़े भी, कुछ ही आंकड़े देखें अगर, तो आज 2014 में जहां मात्र 9,000 के आसपास महिला वीएलई थे, आज 70,000 महिला वीएलई हो चुके हैं। जहां ट्रांजैक्शन की अमाउंट अगर हम देखें तो मात्र 1500 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन सीएससी के थ्रू होता था। आज 80,000 करोड़ यानी 50 गुने अधिक ट्रांजैक्शन सीएससी के माध्यम से हो रहा है। पहले 2014 में मात्र 83,000 के आसपास एक्टिव सीएससी थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से 5,19,000 सीएससी यानी 6 गुने से अधिक सीएससी एक्टिव है। बहुत अच्छा ये मूवमेंट है। इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं और जिस तरह से माननीय गृह मंत्री जी ने पैक्स को सीएससी से जोड़ा है, माननीय गृह मंत्री जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। इससे किसानों की जीवन में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके उत्साह भरे और प्रोत्साहन भरे संदेश के लिए। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सपना संजो कर 2015 में जब डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था, आज उसका विस्तारीकरण हो रहा है और प्रभाव बढ़ रहा है। देवी सज्जनों, भारत में सहकारी आंदोलन कुछ 125 साल पुराना है, पर सहकारी मंत्रालय कुछ सिर्फ 2-2.5 साल पहले उसको स्थापित किया गया 2021 में। और इस कम समय में ही माननीय सहकारिता मंत्री, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में और उनके अथक प्रयासों के कारण आज सहकारी समितियों को और मजबूत बनाया जा रहा है। उनको लोगों तक वो सेवाएं लेके जाएं, उसकी तरफ माननीय मंत्री जी प्रयत्नशील हैं। और इन्हें मजबूत बनाते हुए पैक्स को भी मजबूत बनाया जा रहा है, उन्हें और जिम्मेवार बनाया जा रहा है, उनका रोल और विस्तारित किया जा रहा है। और पैक्स को बहुउद्देशीय बनाकर सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी एक मजबूत कदम उठाया है। ये सभी हो रहा है हमारे यशस्वी, तेजस्वी, अत्यंत ठोस और निर्णायक निर्णय लेने वाले और सभी को साथ लेकर सभी के समृद्धि को प्रयत्नशील हमारे माननीय मंत्री जी श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, उनके संकल्प में। तो आप सभी की तरफ से मैं करबद्ध होकर माननीय श्री अमित शाह जी से निवेदन करती हूँ, हम सभी के मार्गदर्शन हेतु अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, हमारा मार्ग प्रशस्त करें। सहकारिता क्षेत्र और ग्रामीण सुविधा दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी,
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, जिनके कारण आज 2 माह की अल्प अवधि में 17,000 से ज्यादा पैक्स सीएससी बन चुके हैं। मैं जरूर कहना चाहूंगा, मैंने अश्विनी जी को एक पत्र लिखकर मीटिंग के लिए बुलाया था। हमारे मंत्रालय ने बड़ी तैयारियां की थी कि इसका जस्टिफिकेशन दें। हमारी मीटिंग 4.5 मिनट में समाप्त हो गई और निर्णय हो गया कि पैक्स अब सीएससी बन पाएंगे। तो मैं अश्विनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरे साथी श्रीमान BN वर्मा जी, राज्य मंत्री सहकारिता विभाग, श्री अलकेश शर्मा, सचिव इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, ज्ञानेश कुमार जी, सचिव सहकारिता मंत्रालय, श्री संजय कुमार राकेश जी, श्री आलोक अग्रवाल जी, और आज यहाँ पर उपस्थित सभी सीएससी और पैक्स से जुड़े हुए भाइयों, और लगभग 20,000 पैक्स ऑनलाइन जुड़ चुके हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से सारे सीएससी भी जुड़े हुए हैं। ये जुड़े हुए सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मित्रों, आज मोदी जी के 2 कार्यक्रमों का एक सुभग समन्वय का मणिकंचन योग है। एक, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से गवर्नेंस में से करप्शन को समाप्त कर सुविधाओं को गरीब के घर के दरवाजे तक, डोर स्टेप तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया था वो सीएससी, और दूसरा सहकारिता मंत्रालय की रचना कर पैक्स से लेकर एपेक्स तक की पूरी सहकारी यंत्रणा को मजबूत कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और 3 टायर सिटी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का जो संकल्प है, ये दोनों संकल्प आज इकट्ठा होने जा रहे हैं। और जैसे अश्विनी जी ने बताया, इस क्षेत्र में भी मोदी जी ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ सहकारिता मंत्रालय का मार्गदर्शन करा। अगर सहकारिता मंत्रालय को मजबूत बनाना है तो इसकी छोटी सी छोटी इकाई को सबसे पहले मजबूत करना पड़ेगा। इसकी छोटी सी छोटी इकाई पैक्स है। जब तक पैक्स मजबूत नहीं होते, सहकारिता आंदोलन खड़ा ही नहीं हो सकता। इसलिए हमने तय किया कि पैक्स को कंप्यूटराइज कर एक बार पैक्स में पारदर्शिता लाने का प्रयास हो, जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रयास हो, और उसके साथ साथ पैक्स का आधुनिकीकरण कर क्योंकि सरकार की सभी योजनाओं का डिजिटाइज करने का काम समाप्त हो गया है, उसको पैक्स के साथ जोड़ दिया जाए। और मुझे आनंद है कि सहकारिता मंत्रालय बनने के 20 ही दिन में मोदी जी ने 2500 करोड़ रुपया सहकारिता मंत्रालय को पैक्स को कंप्यूटराइज करने का दिया और 65,000 पैक्स कंप्यूटराइज हुए। और वहीं से आज जो हम कर रहे हैं, पैक्स को सीएससी बनाने का एक नया कार्यक्रम, वो संभव हो गया है। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस विथ लास्ट माइल डिलीवरी बट विदाउट करप्शन, इस सूत्र को चरितार्थ करने के लिए सीएससी से बड़ा कोई साधन हो नहीं सकता। आज भारत सरकार और राज्य सरकारों की 300 से ज्यादा छोटी छोटी लाभार्थी योजनाओं को सीएससी के साथ जोड़ दिया गया है। और इस सीएससी की रीच अगर गांव के गरीब व्यक्ति तक पहुंचानी है, भूमि विहीन खेत मजदूर तक पहुंचानी है, गांव के दलित और आदिवासी तक पहुंचानी है,
तो पैक्स से बड़ा कोई जरिया हो नहीं सकता। आज पैक्स और सीएससी दोनों एक हो रहे हैं, इससे गरीबों की सुविधाओं में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा और नई ताकत मिलेगी, इसमें ऊर्जा का संचार भी होगा। मित्रों, हम इससे देश के मैक्सिमम पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन देश के विकास के लिए कर सकेंगे। मुझे कहते हुए आज आनंद है कि लगभग 17,176 पैक्स कल 2 बजे तक सीएससी में अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मैं सहकारिता मंत्रालय के सचिव यहां बैठे हैं, इनके नेतृत्व में जो टीम है हमारी, उसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने और अश्विनी भाई ने तो एक सैद्धांतिक निर्णय करा कि पैक्स को सीएससी बना पाओगे, मगर इसको जमीन पर उतारना ये बड़ा कठिन होता है। 2 माह के बहुत कम समय के अंदर 17,176 पैक्स आज ऑन बोर्ड हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, लगभग 17,176 पैक्स में से 6,670 ने अपना लेन देन भी चालू कर दिया है और आने वाले समय में सभी के सभी पैक्स इसका लेन देन 1 सप्ताह से 15 दिन के समय के अंदर पूरा करेंगे। लगभग 13-14 हजार ऑपरेटर एक पैक्स 2 रखेंगे, एक तो उनके पास होता ही था, दूसरा एक रखेंगे, तो 13,000-14 हजार युवाओं को इससे रोजगारी भी मिलेगी और यह युवा सिर्फ रोजगारी प्राप्त नहीं करेंगे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे और गांव की सुविधाओं को भी मजबूत करेंगे। जब देश की 60 से 65% आबादी गांवों में बसती है, तब सहकार से समृद्धि के मंत्र से हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इसमें गति लाने का भी प्रयास करना है और उसको डाइवर्सिफाई करने का भी प्रयास करना है। 9 वर्ष में मोदी सरकार ने 60 करोड़ लोगों के जीवन में मुफ्त राशन, मुफ्त आवास, मुफ्त जल, बिजली, गैस, शौचालय और 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं एक पैसे का खर्च करे बगैर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं आज धड़ल्ले से कह सकता हूं, आज हमारे 17,000 पैक्स भी ये सभी सुविधा देने के रजिस्ट्रेशन का और उनको कोई भी तकलीफ हो तो सरकार के संपर्क का जरिया बन जाएंगे और माध्यम बन जाएंगे। मोदी जी ने जो बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, इसमें जनधन अकाउंट, आधार कार्ड, मोबाइल और इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांवों और ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर का एक जाला फैलाने का बहुत बड़ा काम किया। 9 वर्षों में हमारे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी में 250% की वृद्धि हुई है। 9 वर्ष में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में 250% की वृद्धि हुई है और इसके साथ साथ जीबी डेटा की जो लागत थी, इसके अंदर 96% कमी भी की है, जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति इस सुविधा का उपयोग कर पाए। मित्रों, आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में 60 करोड़ भारतीय जो अपने आप को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ नहीं पाते थे, इनका देश के अर्थतंत्र से स्नान सूतक का संबंध ही नहीं था। उनका पूरा जीवन सुबह पूरा दिन कमाई करना और शाम को कमाए हुए पैसे खर्च कर कर अगले दिन की 2 वक्त की रोटी खरीदना, इसी में बह जाता था। ना वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई का ध्यान कर सकते थे, ना उनके स्वास्थ्य की चिंता कर सकते थे। ये 60 करोड़ लोगों के जीवन में नए प्राण पूरने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज ये 60 करोड़ लोगों के पास घर है, बिजली है, शौचालय है, घर में शुद्ध पीने का पानी है, गैस का सिलेंडर है, 5 लाख तक की स्वास्थ्य की चिंता से मुक्ति है और 5 किलो
प्रति व्यक्ति प्रति माह अनाज भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है। इसका मतलब हुआ ये 60 करोड़ लोग अब अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो संघर्ष करते थे, वो अब जनधन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ चुके हैं और वो देश की अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करना तो चाहते हैं, उनके भी सपने हैं, उनके बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, अच्छे बिजनेसमैन बने, कोई स्टार्टअप लेकर दुनिया में नाम कमाए, देश की सेवा करे, मगर कैसे करे? पूंजी नहीं है, पूंजी के बगैर कोई उद्यम हो नहीं सकता। अगर पूंजी के बगैर उद्यम करना है तो उद्यम करने वाले लोगों के पास बहुत बड़ी मजबूरी थी। मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय बनाया और सहकार के समृद्धि के माध्यम से जिनके पास कम पूंजी है, ऐसे करोड़ों लोगों का एक बड़ा समूह बनाकर कम पूंजी को इकट्ठा कर बड़ी पूंजी बनाकर उनकी समृद्धि का विचार करना, वो ही सहकारिता है। मैं आज आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहाँ त्रिभुवन भाई पटेल करके बहुत दूरदर्शी सहकारी नेता थे गुजरात में। उन्होंने 15 किसानों को लेकर एक दूध कोऑपरेटिव बनाई और वो दूध कोऑपरेटिव ने किसानों के दूध को इकट्ठा कर उसके व्यापार का काम शुरू किया। 15 किसान। मित्रों, आज वो दूध कोऑपरेटिव के साथ 36 लाख परिवार, मतलब 36 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। 36 लाख बहनों ने सिर्फ 100 रुपये की पूंजी लगाई है। कितनी? 100 रुपये की, सिर्फ 100 रुपये की। और ये 36 लाख बहनों के पास 58,000 करोड़ का मुनाफा आज जा रहा है। छोटी छोटी पूंजी मिलकर कितनी बड़ी ताकत बन सकती है और कितनी समृद्धि हर घर में पहुंच सकती है, इसका उदाहरण ये अमूल का श्वेत क्रांति का आंदोलन है। 36 लाख बहनें, एक भी बहन ने 100 रुपए से ज्यादा पूंजी नहीं लगाई है और 58,000 करोड़ रुपए का उद्यम वो महिलाएं चला रही है। मित्रों, ये ताकत को एक प्रकार से क्षीण होती जा रही थी। मोदी जी ने नया मंत्रालय बनाया, इसके अंदर प्राण पूर्णे का काम किया और कोऑपरेशन मंत्रालय का ये प्लेटफॉर्म ग्रामीण अर्थव्यवस्था के डाइवर्सिफिकेशन के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और सुविधाएं पहुंचाने के लिए और ग्रामीण नागरिकों को करप्शन से मुक्त करने के लिए अब सीएससी के माध्यम से भी काम करेगा। हमने पैक्स को कंप्यूटराइज किया, एफपीओ बनाने की परमिशन ले ली, पैक्स को मल्टीपर्पज बनाया, 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई, बीज उत्पादन, ऑर्गेनिक उत्पादों के मार्केटिंग की और निर्यात की, जिसके साथ सभी पैक्स को जोड़ा है। खाद्यान्न भंडारण की विश्व की सबसे बड़ी योजना आज पैक्स कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आने वाले 5 साल के अंदर खाद्यान्न भंडारण के क्षेत्र में हमारे छोटे छोटे पैक्स देश के 30% खाद्यान्न का भंडारण का काम पैक्स कर, इससे पैक्स की समृद्धि बढ़ी और फार्म से ग्लोबल मार्केट तक भंडारण और एफपीओ के माध्यम से और निर्यात कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से पहुंचेंगे। अब एलपीजी की एजेंसी भी पैक्स ले सकते हैं, पेट्रोल पंप भी खोल सकते हैं और डीजल का रिटेल लाइसेंस भी उनको मिल सकता है। सस्ती दवाई की दुकान, जन औषधि केंद्र भी बन सकते हैं। प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और फर्टिलाइजर की दुकान भी वो खोल सकते हैं और ढेर सारी गतिविधियां पैक्स में होगी। तो पैक्स गांव की आर्थिक गतिविधियों का आत्मा बन जाएगा और समृद्ध भी होगा। और पैक्स समृद्ध होता है तो किसान समृद्ध होता है, क्योंकि इसका मुनाफा सीधा किसान के अकाउंट में ही जमा हो जाता है। मित्रों, अभी अभी एक नया इनिशिएटिव सहकारिता मंत्रालय ने मोदी जी के नेतृत्व में लिया है। सहारा में
देश के ढेर सारे नागरिकों के पैसे फंसे हुए थे, पैसे पड़े थे, परंतु कानूनी जटिलता इतनी थी कि इसका रास्ता नहीं निकलता था। सहकारिता मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को इकट्ठा होकर एक याचिका करी और सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया और 2 दिन पहले ही पोर्टल मैंने लॉन्च किया है। मुझे आनंद है कि अब तक पोर्टल में 5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है और उनका पैसा वापस जाने की शुरुआत हो गई। मित्रों, बहुत बड़ा उदाहरण है कि कोई सरकार प्रोएक्टिव तरीके से काम करे तो जटिल से जटिल समस्याओं का निवारण हो सकता है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में हमेशा पूरी सरकार के हर मंत्रालय का नेतृत्व भी किया और मार्गदर्शन भी किया। मित्रों, आज जब हम यहाँ सीएससी और पैक्स के जुड़ाव के लिए आए हैं, तब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, लगभग सीएससी के माध्यम से बहुत बड़ा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिला है, करप्शन को निरस्त करने भी बड़ी सफलता मिली है और सेवाओं को गरीब के घर तक पहुंचाने का भी काम हुआ है। अब आने वाले दिनों में 95,000 पैक्स हमारे सीएससी बनेंगे और आने वाले दिनों में 3 लाख पैक्स नए खुलेंगे। वो तो सीएससी के साथ ही खोलने का हमने निर्णय किया है और इसके माध्यम से आज सहकारिता आंदोलन को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है। मित्रों, आज मैं जब यहाँ आया हूँ तब फिर से एक बार अश्विनी जी और उनके मंत्रालय का बड़े हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। ऑनलाइन जितने पैक्स के सहकारी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, मैं सभी को कहना चाहता हूँ, हम पारदर्शिता लाएं, दृढ़ संकल्प करें और नई योजनाओं को लेकर लोगों की सेवा का माध्यम बने। अगर ये हम एक करते हैं तो इस देश के सहकारिता आंदोलन को मजबूत होने से, आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए आज जो सहकारी समितियों में बैठे हैं वो सुधार होने दे। अपने आप को बाजू में रखकर, अपने हितों को बाजू में रखकर आप सुधार को एक बार आने दीजिए। सुधार ही है जो आने वाले दिनों में सहकारी आंदोलन को मजबूत करेगा। हमने ढेर सारे कानूनी सुधार भी किए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार भी किए हैं और मल्टी डायमेंशनल तरीके से गतिविधियां भी बहुत बढ़ाई है। मैं आशा करता हूं कि देश भर के जितने पैक्स के मेरे साथी मुझे देख रहे हैं, अपनी पैक्स को मजबूत करने का संकल्प करेंगे। एक पैक्स मजबूत होता है तो पूरा गांव समृद्ध होता है। ये मंत्र को हम अपना मंत्र बनाएं, आगे बढ़ें और जो पैक्स आज 17,000 पैक्स सीएससी बन चुके हैं, ये सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सीएससी को सिर्फ इनकम का जरिया मत बनाइएगा, सीएससी को गरीब व्यक्ति की सेवा का जरिया बनाइएगा। अभी मुझे अश्विनी जी ने यहाँ मंच पर भी कह दिया कि सारे पैक्स को हम ट्रेन बुकिंग का काम भी देने के लिए तैयार है। तो 17,000 पैक्स आने वाले कुछ समय में रिजर्वेशन का भी काम कर पाएंगे तो उनको भी कमीशन मिलेगा। एयर बुकिंग के लिए भी हमारा पत्राचार चल रहा है। पैक्स को ग्रामीण गतिविधियों का केंद्र बनाना, उसका ऊर्जा केंद्र बनाना हमारा लक्ष्य है। आज सीएससी बने हुए सभी पैक्स के मेरे भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और बहुमूल्य विचारों को अपनाकर देश में सहकारिता को एक नई दिशा मिलेगी और प्रगति और गति मिलेगी। और अब इस उद्घाटन सत्र के समापन पर मैं निवेदन करती हूँ श्री आलोक अग्रवाल जी को, हमारे संयुक्त सचिव सहकारिता मंत्रालय, धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए। मंच पर आसीन देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी, सचिव सहकारिता श्री ज्ञानेश कुमार जी, सचिव इलेक्ट्रॉनिकली और सूचना प्रौद्योगिकी श्री अलकेश कुमार शर्मा जी, CEO SPV श्री संजय कुमार राकेश जी,
मीडिया से आए हुए मित्रगण, देवियों और सज्जनों, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 2 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय ने अनेक कदम उठाए हैं, जिसमें पैक्स के मजबूतीकरण की दिशा में बहुत सी नई पहलें की गई हैं। पैक्स का कंप्यूटरीकरण, अन्न भंडारण योजना, एलपीजी पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्रता, जन औषधि तथा उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में पैक्स आदि इत्यादि। इसी श्रृंखला में आज पैक्स द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर की सेवाओं का शुभारंभ किया गया। देश में सहकारिता के क्षेत्र में इस आंदोलन को लाने के लिए हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। हम माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं, जिनका हमें इस पहल में अमूल्य सहयोग मिला। हम माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा जी के भी आभारी हैं, जिनका सहयोग और मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहता है। सचिव सहकारिता श्री ज्ञानेश कुमार जी का भी बहुत आभार, जिनके अथक प्रयासों से मंत्रालय अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर आगे बढ़ रहा है। आभार सचिव इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी श्री अलकेश शर्मा जी का भी, जिनके सहयोग से ये मुहिम आगे बढ़ सकी। मैं श्री संजय कुमार राकेश, CEO CAC तथा उनकी टीम का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आभार मंत्रालय के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का, जिनके अटूट परिश्रम और सहयोग से भी हमारी सभी पहले आगे बढ़ रही हैं। मीडिया से पधारे हमारे सभी सम्मानित मित्रगण का भी बहुत आभार, जिनका बहुत बड़ा योगदान हमारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में है। धन्यवाद आप सभी उपस्थित देवियों और सज्जनों का, जो आज इस विशिष्ट कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। दिव्य सज्जनों, मेरा भारत और बड़े इसी मनोकामना के साथ अपने देश, अपनी राष्ट्रभूमि को शत-शत प्रणाम करते हुए आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े होने के लिए राष्ट्रगान के लिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः श्री अमित शाह जी का, श्री अश्विनी वैष्णव जी का, श्री BL वर्मा जी का और मंचासीन सभी हमारे सम्मानित अधिकारीगण का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः हमारे सहकारिता मंत्री अपने संदेश के माध्यम से सभी में एक नया जोश और एक नई दिशा हमें दिखाने का, उनके सपने को, प्रधानमंत्री जी के नए सपने को हम संजोते हुए और उसे साकार करेंगे। सहकार से समृद्धि के सपने को साकार करते हुए हम अपने आगे का कार्यक्रम जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप सभी से निवेदन है कि बाहर जो चाय की व्यवस्था की गई है आप उसमें शामिल हों और उसके बाद हम यहाँ पर सत्र आरंभ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को भी और सभी को बहुत बधाई।